हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है स्टडी फॉर सिविल्स में। मैं एक चीज़ बोलूँगा आपसे, अभी कोरोना का टाइम है, सभी लोग अंदर रहें, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, कोशिश करें बाहर न जाने के लिए। कोई इम्पोर्टेंट वर्क है उसके लिए जाएं। अगर कोई हेल्प है, बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उनसे हेल्प ले सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह के लिए। जिसको प्लाज्मा वगैरह चाहिए वो भी हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो हम लोग हेल्प ले सकते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में आ चुके हैं या यूपीपीएससी में या एचपीएससी में, इनमें पहले आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का रोल बहुत बड़ा है सिविल सर्विस में, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। टेस्ट सीरीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, टेस्ट सीरीज़ तो आपको करना ही है। टेस्ट सीरीज़ के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है या यूपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। उससे आपको आगे के लिए जब पेपर में बैठोगे तो इतना डर नहीं लगेगा कि किस तरीके के ऑप्शन आते हैं। आज हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लाए हैं जो अभी रिसेंट में 2020 से लेके पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन, वही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, in terms of value, which one of the following commodity accounted for the largest agriculture exports by India during the 3 years period 1997 1998 to 2000। ये क्वेश्चन है 2002 का जो यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो हम इन ईयर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में? सीरियल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, टी। आपको क्या लगता है, सीरियल्स करते थे, स्पाइसेस करते हैं, टी करते हैं, मरीन प्रोडक्ट करते हैं? आप सोचिए, जवाब दीजिए। हाँ, आपने जो सोचा है वो सही है, एकदम सही सोचा है। मरीन प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आज भी हम मरीन प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा बासमती राइस, बफेलो मीट, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम मरीन प्रोडक्ट जैसे फिशेस हैं या मरीन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बोलते हैं इसको, स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज़ गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज़। हमको जो केसीसी से लोन मिलता है, वो शॉर्ट टर्म फार्मर को जो लोन मिलता है वो किस में हम यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें लिख रहा है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, फार्म असेट्स के लिए, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, जो मशीन्स वगैरह यूज़ खरीदते हैं उनके लिए, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स, इनके लिए, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड, जो हम लोग खाते पीते हैं, जो एग्रीकल्चर वाले जो लोग जो करते हैं वो खाते पीते हैं, उसके लिए अपने घर के हाउस होल्ड के खर्चे के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, फसल कटने के बाद उसके जैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इनके लिए हमको ये पैसे यूज़ करने के लिए देते हैं लोन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह के लिए या फैमिली हाउसेस के लिए। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा? 125 1 1 3 5, सी ऑप्शन है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने क्या सोचा है? सोचने के लिए टाइम लीजिए। इसका सही आंसर है 1 3 4। वर्किंग कैपिटल के लिए, कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर फार्म हाउस होल्ड, ये हार्वेस्टर वगैरह हैं जो बड़ी मशीन्स हैं, इनके लिए नहीं लोन मिलता है ये, क्योंकि इतना इतना बड़ा लोन नहीं होता है, केसीसी लोन इतना बड़ा नहीं होता है ना। इसकी क्या, पोस्ट हार्वेस्टिंग, इसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह, इसमें अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है तो इसके लिए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स के जो आजकल जो साइबर अटैक हो रहे हैं उसके लिए साइबर इंश्योरेंस बनाया गया है। तो उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट्स, द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। क्या क्या हमको बेनिफिट मिलते हैं अगर आपने साइबर इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्शन एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। क्या ये आपको लगता है? कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब कर दिया किसी ने, तो क्या उसका भी फंड मिलेगा आपको? ऐसा लगता है आपको? कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, जो साइबर से एक्सटॉर्शन हुआ है उसके लिए क्या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, क्योंकि उस लॉस को कम करने के लिए। जैसे आपका कोई डेटा है, उसको किसी ने हैक कर लिया, उसको अगर बचाना है तो क्या वो लोग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट
हायर करेंगे, ऐसा है, आपको लगता है ऐसा? कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। अगर वो केस कोर्ट तक चला जाता है, क्या लोग उसका भी पैसा देंगे वो? आपको क्या लगता है इन फोर्थ 4 ऑप्शंस में? 1 2 4 1 3 4 2 3 1 3 4, तो 3 तो यहाँ 4 4 4 आ रहा है, यहाँ 3 3 3 आ रहा है, तो बताइए क्या लगता है आपको? सही आंसर है 1 3 4। 1 3 4 मतलब वो जो कंप्यूटर का पैसा है वो न्यू कंप्यूटर का पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है इसमें प्रोविज़न। बाद बाकी कोर्ट के लिए पैसा देंगे वो लोग, एक्सटॉर्शन वगैरह जो कंसल्टेंट रखेंगे मिनिमाइज लॉस करने के लिए, उसके लिए पैसा देंगे, रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उसके लिए भी पैसा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने फाइनेंस मिनिस्टर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है। इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। The aforesaid document is presented because this is mandated by। ये डॉक्यूमेंट को जो प्रेजेंट करने के लिए ऐसा कहाँ मेंशन है, किस में मेंशन है? लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में मेंशन है क्या? आर्टिकल 112 110 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेंशन है क्या? प्रोविजन ऑफ द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट भी बोलते हैं इसको, जो 2003 में आया था, क्या इसमें मेंशन है ऐसा? जो NK सिंह कमेटी ने इसको दिया था, NK सिंह कमेटी ने इसको दिया था। तो इसमें ऑप्शन 1 A B C D इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इसका मतलब है लॉन्ग स्टैंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन तो नहीं है, गलत हो गया ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन। आर्टिकल 112 इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें भी मेंशन नहीं है, तो ये है FRBM एक्ट, इसका ऑप्शन है डी। FRBM एक्ट में मेंशन है, जो NK सिंह कमेटी ने बनाया था। यस, NK सिंह कमेटी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द procurement of food grains, Government of India follows a procurement target rather than an open-ended procurement policy। ये कुछ ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। क्या ऐसा करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ओनली फॉर सीरियल्स। क्या MSP सीरियल्स के लिए ही है, दिया जाता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो PDS बोलते हैं हम, व्हीट एंड राइस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी। क्या ओनली व्हीट और प्राइस ही मेंशन है, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा है? अब बताइए, ओनली सीरियल्स, तो इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, ये गलत हो सकता है। इसका राइट आंसर है 1 और 3, तो इसमें ओनली फॉर सीरियल्स ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे वीट है, राइस भी कंसिडर कर लेते हैं, और भी बहुत सारी हैं, पी और बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड। ऑर्चिड कहाँ मिलते हैं? with the minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। हम लोग ऑर्चिड को उगा तो कहीं भी सकते हैं, बट इसमें बोला गया है कि ऑर्चिड के लिए एक तो क्लाइमेट सही, प्लस मिनिमम कॉस्ट पे इसको उगाया जा सके, है ना, और इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी मिनिमम कॉस्ट लगे। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऑर्चिड को उगाया जा सकता है मिनिमम कॉस्ट से? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता, है ना, यहाँ का क्लाइमेट प्लेन है, यहाँ का कंडीशंस प्लेन है, और यहाँ का क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट रहता है। आंध्र प्रदेश यहाँ भी नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश नहीं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। और ऑर्चिड्स वगैरह नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, जो फुलवारी है, फूल पौधे हैं, वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही होते हैं, तो हमको सीरियस ऑप्शन क्या लगा? अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? पहला, रिडक्शन इन वीड, क्या मतलब खरपतवार वगैरह होता है उसमें कमी आएगी इसके अगर ड्रिप इरीगेशन करेंगे तो। रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, क्या उसमें सैलिनिटी की कमी आएगी? रिडक्शन इन द सॉइल इरोजन, क्या सॉइल इरोजन में कमी आएगी? इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। सॉइल की सैलिनिटी का तो कोई रिलेशन बनता नहीं है, सॉइल की सैलिनिटी का तो ड्रिप इरीगेशन से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जब 2 गलत हो जाता है, 2 गलत, डी गलत, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? रिडक्शन इन वीड, ठीक है, वीड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन इन सॉइल्स एरोजन, करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी,
सी इज़ द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया? नीम कोटेड यूरिया का गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है? इसका स्टार्ट इसलिए किया था गवर्नमेंट ने क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होती है। ब्लैक मार्केटिंग कहाँ होती है? अपने आसपास के कंट्रीज़ में, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, जिनसे हमारा बॉर्डर मिलता है, बांग्लादेश, नेपाल और इन सारी कंट्रियों में ब्लैक मार्केटिंग होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला था कि इनको बैन कर दिया जाए, इनको नीम कोटेड यूरिया दिया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रो, ऐसा कुछ नहीं है। नीम कोटिंग सोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, ये करेक्ट। नीम कोटिंग क्या करता है? स्लो डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया। जब डिजोल्यूशन ऑफ रेट कम हो जाएगा तो अपने आप जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जहाँ पेंट वगैरह की एजेंसीज हैं, वो जो यूज़ करती हैं इस यूरिया का, वो यूज़ नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको टाइम लगेगा, उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ये इस यूरिया का नहीं यूज़ करेंगे। और जो हमारे यहाँ जो यूरिया मिलता है वो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, मतलब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो लोग ब्लैक मार्केटिंग में यहाँ से सस्ते रेट पे ख़रीद के अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग अपने इंडिया से बॉर्डर्स पे क्या होता है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो एग्रीकल्चर टैक्स है असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ मैंसनड है? क्या फाइनेंस कमीशन में मैंसन है, या फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, द कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ लगता है आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कहाँ? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में है। तो कहाँ मैंसनड है? ये मैंसनड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 269 में मैंसन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर हमारे यहाँ कोई और आगे आने वाले टाइम पे तो फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस हो जाए तो हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं? हमारी इम्यूनिटी टू इंडिया क्या हम बचाने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग, ये सही है क्योंकि हम लोग फॉरेन बोरिंग पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि क्राइसिस आ गया और हम लोग बोरिंग पे भी डिपेंड रहेंगे तो फिर और ज़्यादा क्राइसिस हो सकता है। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम लोग बैंक खोलें उससे तो और ज़्यादा हमारे यहाँ से लोग बैंक पैसे लेके भागेंगे। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? ये तो और ज़्यादा हमको लॉस में कर देगा। तो इसमें से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल्स में आपका धन्यवाद। थैंक यू।